गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट सोनू फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए एक बार फिर मैं जीएस में इतिहास का पोर्शन पढ़ाने जा रहा था, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास का सिलेबस बता दिया था कि आपको प्राचीन इतिहास में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें पहला हम लोग का टॉपिक था ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास का स्रोत मतलब इतिहास हम लोग जब पढ़ने जाएंगे, जो इतिहास पढ़ेंगे उसका स्रोत क्या था। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, ऐतिहासिक स्रोत। अब ये जो ऐतिहासिक स्रोत है, इसका वर्णन कैसे कैसे आप लोगों को मिलेगा ये मैं बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए। और मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में क्वेश्चन कहां से कैसे पूछा जा रहा है। तो ऐतिहासिक स्रोतों में अगर वर्णन करें हम, तो दो स्रोत हमको मिलेंगे। पहला मिलेगा पुरातात्विक स्रोत। क्या मिलेगा? पूरा तात्विक स्रोत। स्रोत या साक्ष्य बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा? पुरातात्विक स्रोत को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आएंगे, यहां पे दिख रहा होगा आपको। पहला आएगा उपकरण। उपकरण एक एक करके नोट करवाते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कराएंगे। उपकरण हो गया। दूसरा आएगा मृद भांड। मृद भांड उपकरण हो गया, मृद भांड हो गया। तीसरा आएगा कलाकृतियां। कलाकृतियां, मृद भांड, कलाकृतियां। उसके बाद से भवन आएंगे। भवन, भवन मतलब जो महल उन लोगों का बना हुआ होगा, किस प्रकार का हुआ करता था, भवन। भवन के बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा के बाद देखेंगे अभिलेख। अभिलेख ये हमारे साक्ष्य हुए। अभिलेख ये हमारे साक्ष्य हुए एक एक करके, जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, एक एक करके पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपलब्ध है मेरे पास। सबसे पहले हम देखें उपकरण। तो उपकरण किस प्रकार से हमको इतिहास लेखन में सहायता प्रदान करता है। उपकरण का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आज उपकरण के रूप में हम लोग जितना यूज करते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, उपकरण है। ये क्या है, मार्कर क्या है, उपकरण है। ये घड़ी है, उपकरण है। तो उपकरण का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज वो लोग यूज करते थे उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, ये क्या है, उपकरण है। लेकिन अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोत जान रहे हैं। हमको इतिहास लेखन में साक्ष्य कैसे कैसे प्राप्त हुए। तो देखो, जैसे मान लो कि एक समय में हमको उपकरण मिल रहा है। वो किस तरीके का मिल रहा है? वो मिल रहा है कि एक बाल्टी बनी हुई है और बाल्टी का शेप भी शेप में है, भी शेप में। ठीक है, ये उपकरण हो गया उन लोगों का, भी शेप में दोनों तरफ से। अब ये कब तक मिल रहा है? मान लो कि हम ये कर रहे हैं कि यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भी शेप में बाल्टी मिली है। तो हमको ये तो ज्ञात हो गया ना कि ये जो काल इतिहास का निर्धारित करेंगे, उसमें उपकरण हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में उपकरण का मतलब, मान लो किसी समय में खुरपी, खुरपी देखे हो ना, कुदाल, खुरपी। तो मान लो किस समय में खुरपी रही होगी और खुरपी एक समय में किस शेप में पाई जा रही है, वो काल को निर्धारण कर लेंगे हम उपकरण के माध्यम से। ठीक है, तो ये उपकरण रहा। दूसरा मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या होता है? देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि मृदभांड क्या है। मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? मृदभांड कहते थे। मिट्टी से बने हुए बर्तनों को क्या कहा जाता था? मृदभांड कहा जाता था। अब मृदभांड हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे कि सर मृदभांड जो है वो इतिहास लेखन में किस प्रकार साक्ष्य काम करेगा। तो हम ये देखते हैं कि सबसे प्राचीन में मिट्टी से बने हुए हमको मतलब सुराही मिले, मटके मिले, ये प्याले मिले, बर्तन मिले। तो ये मिट्टी से बने हुए मिले। फिर आगे चले क्या हुआ, एक समय तक, एक कालखंड तक ये मिलते रहे। आगे चले क्या हुआ कि ये पके हुए बर्तन मिलने लगे। उसके बाद कई बर्तन मिले, मृदभांड मिले। बर्तन हम कहें या मृदभांड कहेंगे, बात वही है। मृदभांड मिले। जो पेंट थे, पॉलिश मृदभांड मिला। कई मिला वो लाल मिला, कई मिला वो धूसर मिला, कई काला मृदभांड मिला। तो ये सब जो मृदभांड थे वो किसी न किसी क्षेत्र की विशेषता बताते थे, किसी न किसी काल की विशेषता बताते थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मृदभांड है ये भी इतिहास लेखन में एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गया ना? तो हमने उपकरण देख लिया और मृदभांड देख लिया। अब देखें कलाकृतियां।
कलाकृतियां का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा बर्तन हो गया, मृदभांड हो गया, एक मटका हम ले लेते हैं, मटके पे कलाकृतियां लोग उकेरा उकेरा करते थे। मतलब मान लो कि उसे पेंट कर दिए, किसी चीज से फूल बना दिए, कुछ चिड़िया बना दिए, कुछ ना कुछ कलाकृतियां उसमें बनाया गया। तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम जोन में ही कुछ कलाकृतियां रही हैं, उसके बाद वो कलाकृतियां चेंज हो गई हैं। तो कलाकृतियां भी हमारी क्या करेंगी, इतिहास लेखन को डिफाइन करेंगी। क्लियर है? चलिए, कलाकृतियां हो गया। अब भवन, भवन निर्माण भी क्या करता है, कला इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भवन निर्माण भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम ये देखेंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखते हैं कि, एक मिनट, ये मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है जी। हड़प्पा सभ्यता में क्या देख रहे हैं कि जो भवन का निर्माण हुआ था, उनका जो दरवाजा था वो किस साइड खुल रहा था, सड़कें कैसी थी, नगर कैसा था। तो ये सब भी क्या कर रहा है, इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बाद देखिए ये मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा मतलब होता है कि पैसा, किस प्रकार के पैसे का प्रचलन था, क्या पैसा का प्रचलन था या नहीं था। तो जो हमको सिक्के मिले आगे चल के, कहीं सोने के सिक्के मिले, कभी कांसे के मिले, कभी लोहे के मिले, तो ये सिक्के जो मिले, मिट्टी के सिक्के मिले, तो ये जो सिक्के हमको मिले हैं उस पे कालखंड लिखा हुआ है, राजा का नाम कई जगह पर मुद्रा पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे हमको इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अभिलेख। तो अभिलेखों से क्या ज्ञात होता है हमको, अभिलेखों से ज्ञात होता है हमको कि जैसे शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या हुआ, किसी पत्थर पे अपने इतिहास को लिख देना। जैसा मान लो कि हम ये लिखवा दिए कि एक समय पे एक राजा थे, उनका नाम ये था और राजा ए ने ये काम किए, तो ये शिलालेख हो गए। ठीक है, कहीं पे पहाड़ों के अंदर गुफाओं में अभिलेख लिखवा दिया गया, तो ये अभिलेख जो है वो भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चल के आपको हम बताएंगे, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, गिरनार अभिलेख, ये सारे अभिलेखों का कब कब योगदान रहा। जब प्राचीन इतिहास पढ़ते जाएंगे, राजा का कार्यकाल आएगा, तो राजा कौन सा अभिलेख लिखवाया अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस समय हम लोग केवल देख रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो ये थे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम लोग देखे उपकरण देखे, मृदभांड देख लिए, कलाकृतियां देख लिए, भवन देख लिए, मुद्रा देख लिए और अभिलेख देख लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद अब देखते हैं कि दूसरा हमारा स्रोत कौन सा है। तो जब हम देख लिए पुरातात्विक स्रोत, तो अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पे, साहित्यिक स्रोत पे। कौन सा? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत पे आएंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम ये देखेंगे कौन कौन से साहित्य हैं। तो दो प्रकार के साहित्य हम देखेंगे, एक देसी साहित्य, देसी, और एक देखेंगे विदेशी, विदेशी। एक देखेंगे देसी साहित्य, एक देखेंगे विदेशी साहित्य। तो सबसे पहले हम फोकस करने जा रहे हैं देसी साहित्य पर। ठीक है, देसी साहित्य पर, इसको इरेज कर देते हैं। यहां दिखाई दे रहा है ना, यहां पे। तो चलिए देसी साहित्य को हम ऐसे करके लिख देते हैं। देसी साहित्य में सब दो पार्ट में हम देसी साहित्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक कहेंगे धार्मिक साहित्य, एक कहेंगे धार्मिक साहित्य, और दूसरे को कहेंगे, दूसरे को किधर लिखे दादा, चलो धार्मिक साहित्य हो गया। दूसरे को कहेंगे लोकोक्तियां, क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य कह देंगे, लौकिक साहित्य, साहित्य। एक कहेंगे धार्मिक साहित्य, एक कहेंगे लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आएगा, धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं धार्मिक साहित्य में सबसे पहले देखेंगे वेद, वेद। ठीक है, वेद के बाद देखेंगे वेदांग, वेदांग। ठीक है, उसके बाद आरण्यक, 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 आरण्यक के बाद देखेंगे उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, तो हम ये किस में देख रहे हैं, धार्मिक साहित्य में। धार्मिक साहित्य में हम देखें वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, 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 पुराण के बाद देखेंगे महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है,
वेद हो गया, वेदांग हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया। उसके बाद आएगा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, साहित्य, बौद्ध साहित्य। उसके बाद आएगा जैन साहित्य, जैन साहित्य। तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन में जैसे हमने दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। साहित्यिक में हमने देखा स्रोत में एक देशी होगा, एक विदेशी होगा। देशी को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक धार्मिक, एक लौकिक। धार्मिक मतलब वैसा साहित्य, वैसा स्रोत जो साहित्यों पर निर्भर हो, मतलब जो हमारे यहाँ वेद लिखे गए, उसमें वेदों में ये लिखा गया, जैसे वेद हमारा लिखा गया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हम ये देखते हैं कहीं पे भी कृषि का उल्लेख नहीं किया आता है। ठीक है, यहाँ पे गाय के लिए घोड़ों का उल्लेख बार बार हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो ये आर्थिक परिदृश्य था वो पशुओं पर निर्भर था, न कि कृषि पर। तो इस तरीके से हम लोग स्रोत में देखेंगे कि हमारा इतिहास किस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, वेद हो गया, वेदांगों में ऐसे ही देखेंगे, अरण्यक में देखेंगे, उपनिषद में देखेंगे कि वेद के बाद उपनिषद कैसे लिखा गया, पुराण में देखेंगे, महाकाव्य में देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हमारा जो है वो बौद्धिक साहित्य है और जैन साहित्य है। जिस जिस इतिहास में जिस तरीके से वेद और वेदांग का उल्लेख मिलता है, उससे कहीं महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है बौद्ध साहित्य से और जैन साहित्य से, इसलिए कि ये इतिहास को आधुनिक कड़ियों से जोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए धार्मिक साहित्य। अब लौकिक में हम क्या क्या देखेंगे, तो लौकिक में हम देखेंगे चाणक्य। चाणक्य का नाम सुने आप लोग, चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब ये चाणक्य को हम और क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य। अब देखिए यही से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या कहोगे, चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो किस चीज के लिए लिखा गया है, तो राजनीतिक बुक है। ये कौन सा बुक है, राजनैतिक बुक है। हम लोग क्या समझते हैं ना कि अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक के बारे में लिखा गया, तो इकोनॉमिक के बारे में नहीं लिखा है। किस बारे में लिखा गया है, ये राजनीतिक बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है, चाणक्य लिखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, कल्हड़। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। और राजतरंगिणी में क्या मिलता है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। किसका मिलता है, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, जम्मू कश्मीर का इतिहास आपको मिलेगा। तो देखिए इतिहास लेखन में किस प्रकार का, अब जम्मू कश्मीर का इतिहास हमको जानना होगा तो पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। दूसरा, अब मैच किससे कराएंगे, मैच हम कराएंगे राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उससे मैच करा लेंगे। उसके बाद हमको मिलता है मुद्रा राक्षस, ये दिख रहा है ना, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास जितने बुक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, ये दोनों पुस्तक कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। जितने पुस्तक का नाम बता रहा है ये पूछा गया पुस्तक है। अष्टध्यायी, बहुत ही महत्वपूर्ण, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है, पाणिनि, अष्टध्यायी। ये सब डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इतिहास स्टार्ट होता है तो ऐतिहासिक स्रोत को छोड़ देते हैं, जबकि आपको समझना है कि इतिहास हमारा किस तरीके से लिखा गया। क्या हम आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो 100% सत्य है, बदल नहीं सकता है, बदल सकता है। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या मान्यताएं थी, किस प्रकार से इतिहास लिखा गया। और अभी 1 महीना पहले यूपी में एक खोज हुआ है जिसके तहत हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो इतिहास के लेखन स्रोत के आधार पर, जैसे अभिलेख है, अभिलेख में लिखा गया है, मान लो कि चंद्रगुप्त ने यहां विजिट किया, इस राज्य को विजय किया, और अभी कोई अभिलेख मिल जाए जिसमें कहा जाए चंद्रगुप्त ने यह विजय नहीं किया, तो फिर हमको कंट्राडिक्शन उत्पन्न होगा। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उठाएंगे चाणक्य का लिखा हुआ पुस्तक जिसका नाम है, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसका उल्लेख किसका मिल रहा है, विजय का मिल रहा है कि पराजय का मिल रहा है, उसके आधार पर हम इतिहास को लिख देंगे। तो ये हमारा था देशी अभिलेख। देशी अभिलेख में कौन कौन सा, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का वर्णन हमने कर दिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट विदेशी स्रोत। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत। तो देखिए विदेशी स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत में जितने हमारे भ्रमणकारी लोग आए, भ्रमणकारी मतलब क्या होता है, जो भारत में घूमने के लिए आए और भारत में घूमते हुए वो लोग अपना यात्रा वृत्तांत लिखते गए
और यात्रा वृत्तांत लिखने के क्रम में मान लो कि हम एक राजा हैं, हमारे राज्य से कोई भ्रमणकारी आया और यहाँ से 2-4 दिन रहा, हमारे गांव के बारे में, हमारे राज्य के बारे में कुछ लिखा कि यहाँ पे राजा जो थे केंद्र सत्तात्मक सत्ता थी उनके पास, न्यायाधीश का काम भी राजा करते थे, सारे निर्णय राजा लेते थे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उनका भी जो योगदान है बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीक रोमन स्रोत या यूनानी रोमन स्रोत, ये विदेशी स्रोतों में की बात बोल रहे हैं। अब देखिए यूनान की बात आ गई तो यहां पे एक नाम लिख लो, याद कर लो, हेरोडोटस। ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास के जनक या पिता। अब हेरोडोटस कैसे याद करोगे? हिस्ट्री हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से रोमन के थे टेसियस। इनकी जो पुस्तकें थी वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तकें थी। ये इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी में तो चीनी स्रोत देखेंगे। क्या देखेंगे? चीनी स्रोत में क्या देखेंगे जी? चलो, सबसे महत्वपूर्ण नाम फाइयान, इत्सिंग, वेनसांग। ये तीनों लेखक का जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, उसके लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, जो सिलेबस आपको बताए हैं, उस इतिहास में बार बार फाइयान का, वेनसांग का, इत्सिंग का नाम आएगा। उसके बाद देखते हैं तिब्बती स्रोत। हमारे पास कौन सा होगा? तिब्बती स्रोत होगा। तिब्बती स्रोत होगा। तिब्बत के लेखकों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी हमारे स्रोत का काम करेंगी। अब आता है अरबी स्रोत। कौन सा आता है? अरबी साहित्य या स्रोत। अब अरबी साहित्य में कौन थे भाई? देखो, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी के शासन काल में, मतलब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जब भारत है तो उनके साथ कुछ लेखक भी आए जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उससे हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं उनका नाम है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी के बाद होते हैं इब्न बतूता, नाम जबरदस्त है, इब्न बतूता, ठीक है। ये लोग कौन हो गए? अरबी साहित्य स्रोत हो गए। तो हम लोग ने आज क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ऐतिहासिक स्रोत हमारा क्या है। तो ऐतिहासिक स्रोतों का हमने 2 पार्ट में वर्णन किया। पहला पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने क्या क्या देखा? हमने उपकरण देखा, मृदभांड देखा, कलाकृतियां देखा, भवन देखा, मुद्रा देखा और क्या देखा? अभिलेख देखा। इनके माध्यम से हम अपना इतिहास लिखे हैं। साहित्यिक स्रोत को हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट पार्ट देखा देशी स्रोत और दूसरा देखा विदेशी स्रोत। देशी स्रोत को हमने 2 पार्ट में कर दिया। एक देखा जो हमारा वैदिक स्रोत है और एक देखा लौकिक स्रोत है। वैदिक स्रोत में वेद, वेदांग, ये महाकाव्य, ठीक है, उपनिषद, इन सब का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सब का उल्लेख है। तो लौकिक में हम देखे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, राजरत्नांगड़ी, कल्हड़ का महाभाष्य, ठीक है, ये मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब का उल्लेख हमने देखा। विदेशी साक्ष्यों में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रीक रोमन के साहित्य इतिहासकार जो हैं वो सबसे पहले इतिहास लिखे और इनके नाम से ही हम इतिहास को, इनके पिता कहते हैं हेरोडोटस को, और दूसरे थे इनके साथ टेसियस जो रोम के थे, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्रियों का जो साहित्य मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें फाइयान, वेनसांग, इत्सिंग आदि पाए जाते हैं। तिब्बती स्रोत भी है। तिब्बती साहित्य जो भारत से जुड़ा हुआ है उसका भी अभिलेख, उसका भी साहित्य जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद अरबी साहित्य का हम उल्लेख लेते हैं जिसमें अलबरूनी और इब्न बतूता का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था हमारा ऐतिहासिक स्रोत कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा पाषाण कालीन सभ्यता। हमारे यहाँ सभ्यता कैसे डेवलप हुई ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।